जय हिंद दोस्तों। मैं वीरू यादव आप सभी का यूनिवर्सल जीएस एकेडमी पर स्वागत करता हूँ। और आज जो हमारा विषय है वो आज जो हमारा करंट में चल रहा है और बहुत सारे विवाद भी उस पे आ रहे हैं और तो उसी को लेकर के हम आए हैं जो हमारा है वक्फ अधिनियम, यानी कि जो हमारा विधेयक आया 2025 में वक्फ को लेकर के, जो वक्फ 2025 विधेयक है उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो अगर हम देखें कि जो वक्फ बोर्ड था वो कब से बना, कब से उसकी शुरुआत हुई और वो यहाँ तक आया और आज उसका इतना क्यों विरोध हो रहा है। क्या उसके पहले क्या संशोधन नहीं किए गए या अधिनियम नहीं बनाए गए? क्या आज ये जो हम लोगों को आज जो अधिनियम से आज हमें जानकारी मिली कि जो वक्फ बोर्ड थे, बहुत से लोगों को तो अभी तक ये पता भी नहीं था कि वक्फ बोर्ड भी होता है, वो है जो धर्म को लेकर के चलता है मुस्लिम के क्षेत्र में। तो वो सारी चीजें आज हम जानेंगे और अंत में हम निष्कर्ष को भी देखेंगे कि क्या जो इस समय हमारे संशोधन हुए, जो विधेयक पारित हुआ, उसमें क्या कितनी कितनी दूर तक वो सही है और कहाँ पर वो गलत है, जिससे उसका विरोध भी हो रहा है और समर्थन। तो उसी पर चलते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड की बात करें तो ये जो है इस्लाम या मुस्लिम मानने वालों से लेकर के है, जिसका वक्फ का मतलब होता है कि जो धर्म के लिए दान की गई संपत्ति से लेकर के इसका संबंध है। तो अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो भारत में अगर इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो वक्फ बोर्ड की शुरुआत 1913 यानी 1913 से आरंभ हो जाती है। इस समय अभी तो ब्रिटेन काल था, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो वक्फ बोर्ड की जो शुरुआती है या शुरुआती दौर था वो ब्रिटिश काल से आरंभ हो गया, क्योंकि उस समय तक तो 1913 में हमारा देश क्या स्वतंत्र नहीं हुआ था। तो हम देखते हैं कि जो 1913 का क्या है, वक्फ है, वक्फ बोर्ड है, उसमें क्या कहा गया, इसमें इसी को जो हमारा 1913 का जो हमारा मुसलमान वक्फ वैधीकरण अधिनियम के नाम से जाना, इस पर कहा गया कि जो मुसलमान थे उन मुसलमानों को क्या कहा गया, पारिवारिक रूप से पारिवारिक रूप से क्या किया गया, पारिवारिक लाभ के लिए पारिवारिक लाभ के लिए क्या किया गया, वक्फ बोर्ड की गठन किया गया, वक्फ बोर्ड का गठन। और इसके वक्फ बोर्ड को लेकर के यहाँ पे क्या कह दें, यहाँ पे लिखना है तो मुसलमान वक्फ वैधीकरण वैधीकरण अधिनियम 1913 में आया, जो पारिवारिक लाभ के लिए वक्फ बोर्ड की क्या की गई, स्थापना की गई और इसमें इनके प्रबंधन को क्या किया गया, प्रबंधन को मजबूत किया गया, प्रबंधन को मजबूत किया गया। इसके बाद 1913 के बाद फिर एक अधिनियम लाया जाता है और वो कौन सा है, इसे हम मुसलमान वैध अधिनियम के नाम से जाने, जो 1923 में आया और इसमें इस प्रबंधन के साथ इसे और प्रबंधन किया गया और प्रबंधित किया गया, प्रबंधन और प्रबंधन किया गया और इसमें एक पारदर्शिता लाई गई। इसके बाद ये
आता है 1930 में एक और अधिनियम लाया गया। अधिनियम लाया गया 1930 में एक और अधिनियम लाया गया, जिसे हम मुसलमान वक्फ वैधता अधिनियम के नाम से जानते हैं। और इसका एक ही उद्देश्य था कि जो 1913 का मुस्लिम वैधीकरण या मुस्लिम वक्फ वैधीकरण अधिनियम था, उसको क्या करना था, 1913 के अधिनियम को मजबूत करना, उसको और सारी शक्तियां प्रदान करनी थी, यानी उसका प्रबंधन और मजबूतीकरण और अच्छे से हो सके और उसमें पारदर्शिता लाए, इसलिए 1930 का संशोधन आया। इसके बाद 1930 के बाद अभी तक तो हमारा देश क्या था, परतंत्र था, ब्रिटिश के अधीन था, लेकिन अब यहाँ पर स्वतंत्र होता है हमारा देश और 1954 में, यानी स्वतंत्र भारत में पहली बार 1954 में इससे वक्फ बोर्ड को वक्फ अधिनियम लाया गया, या इसे वक्फ अधिनियम 1954 कहा गया, अधिनियम 1954 कहा गया। और इसमें निगरानी के लिए यानी जो उसकी संपत्ति थी वो, या फिर जो वक्फ बोर्ड को, किसके वक्फ बोर्ड को निगरानी के लिए उन्होंने राज्यों में क्या बनाया, राज्य वक्फ बोर्ड की स्थापना की, राज्य वक्फ बोर्ड की स्थापना की। अब राज्यों में वक्फ बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो 1954 के जो वक्फ जो है अधिनियम के तहत कर दी गई। इसमें और प्रबंधनों को मजबूत किया गया, इसमें जो प्रबंधन थे, जो उनको शक्तियां थी, प्रबंधन थे, तो प्रबंधन को क्या किया गया, मजबूत किया गया और मजबूत किया गया। और इसी को 1954 को 1964 में एक संशोधन लाया गया, 1954 में ही, 1954 के वक्त तो अधिनियम में ही 1964 में एक संशोधन लाया जाता है। और इस संशोधन के तहत जो हमारे राज्य वक्फ बोर्ड हैं, इनकी देखरेख या इनकी मदद के लिए या इनको सलाह के लिए एक केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन किया गया, वक्फ परिषद का गठन किया गया। जब हमारा केंद्रीय वक्फ बोर्ड 1964 में गठित हो जाता है, तब इसी तरह से हमारा क्या था, वक्फ बोर्ड चलता रहता है। लेकिन समय आता है 1995 यानी 1995। अब इस 1995 में वक्फ बोर्ड का क्या किया जाता है, एक वक्फ अधिनियम लाया जाता है, उसी को हम वक्फ अधिनियम 1995 के नाम से जानते हैं। तो वक्फ अधिनियम 1995 आता है और यह 1954 के संशोधित या संशोधन जो थे, संशोधन व जो प्रावधान थे, नियम थे, उनको क्या किया, इसने खारिज कर दिया। कौन खारिज कर दिया, तो वक्फ अधिनियम 1995 खारिज कर देता है और संपत्तियों के इस पर प्रावधान करता है। और एक क्या करता है, संपत्तियों के लिए एक से या संपत्तियों के प्रशासन के या संपत्ति के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए, संपत्ति के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए एक नया अधिनियम पारित करते हैं, एक नया अधिनियम पारित करते हैं, एक अधिनियम नया पारित हो जाता है। कब, 1995 को। और ये 1954 के प्रावधान या 1964 में प्रावधान आया था, उसको क्या किए, खारिज कर दिए।
और इसी अधिनियम के तहत और इसी अधिनियम के तहत हम क्या करते हैं, एक वक्फ वक्फ न्यायाधिकरण का गठन करते हैं। न्यायाधिकरण का क्या किए, इन्होंने गठन किया। और इस गठन का जो प्रमुख होगा, न्यायाधिकरण का जो प्रमुख होगा वो कौन होगा, मुस्लिम मुस्लिम विशेषज्ञ होगा, या मुस्लिम, या जो मुसलमान होगा, मुस्लिम धर्म का क्या होगा, विशेषज्ञ होगा। मुस्लिम विशेषज्ञ होगा। मुस्लिम धर्म के जानने का बहुत ज्यादा इसके पास स्रोत होगा, यानी ये बहुत ज्यादा क्या होगा, मुस्लिम धर्म का विशेषज्ञ होगा। और इसी न्यायाधिकरण का जो प्रमुख होगा उसी का फैसला जो होगा, यानी कि वक्फ न्यायाधिकरण का फैसला अंतिम होगा। फैसला क्या होगा, अंतिम होगा, ऐसा कहा गया। कब कहा गया, तो ये 1995 यानी 1995 के वक्फ अधिनियम में कहा गया कि वक्फ न्यायाधिकरण का गठन किया गया और उसका प्रमुख जो होगा वो मुस्लिम विशेषज्ञ होगा। और जो हमारा जो न्यायाधिकरण का यानी वक्फ न्यायाधिकरण का जो फैसला होगा वही हमारा अंतिम होगा। और उसे किसी कोर्ट में, किसी भी सिविल कोर्ट में क्या चुनौती नहीं दिया जा सकता, यानी उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं दिया जा सकता। जैसे जिला न्यायालय हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उन्हें जो है किसी न्यायालय में हम लोग चुनौती नहीं दे सकते थे, उसे ना तो कहीं हम अपील कर सकते थे, वो सिर्फ उसी का फैसला अंतिम हो सकता था। यानी कि अगर हम कह दें कि कोई ऐसी जमीन थी जिस पर दावा कर दिया, कौन, वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि ये हमारी जमीन है, यानी वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो उस पर अगर कुछ डिस्प्यूट होंगे तो वो कहाँ होंगे, तो वो न्यायाधिकरण में होंगे। कहाँ, वक्फ न्यायाधिकरण में। और अगर वहाँ के जो प्रमुख हैं उन्होंने कह दिया, उनका फैसला आया कि नहीं ये वक्फ बोर्ड की ही है, आपकी नहीं है, तो उस समय जो फैसला हुआ वही अंतिम फैसला होगा। फिर वह दूसरा व्यक्ति फिर किसी भी न्यायालय में जाकर के अपनी बात को नहीं रख सकता था, या फिर इनके फैसले को चुनौती नहीं दे सकता। ये था हमारा क्या, वक्फ न्यायाधिकरण। वक्फ न्यायाधिकरण आया, वक्फ न्यायाधिकरण यानी 1995 आया। उसके बाद वक्फ बोर्ड 2013 आता है और इसी का जो संशोधन था, इसी पर संशोधन किया और वक्फ बोर्ड 2013, इसी का क्या था ये हमारा इसी का संशोधन था। संशोधन, वक्फ बोर्ड, वक्फ अधिनियम 1995 का ही संशोधन एक था जो वक्फ बोर्ड 2013 कहलाया। कि वक्फ जो न्यायाधिकरण है, इसमें क्या कहा गया, जो वक्फ न्यायाधिकरण है, वक्फ न्यायाधिकरण, वक्फ जो न्यायाधिकरण है, वक्फ न्यायाधिकरण में अब 3 सदस्य होंगे, 3 अन्य सदस्य, और एक हमारा क्या होगा, जो मुस्लिम विशेषज्ञ होगा। ठीक है, इस्लाम का जानकार होगा, इस्लाम का विशेषज्ञ होगा। और इसमें ये भी कहा गया कि जो हमारा बोर्ड है, कौन सा, राज्य बोर्ड, राज्य वक्फ बोर्ड है, राज्य वक्फ बोर्ड में, और ये क्या होंगे, सभी मुस्लिम होंगे। ये जो 3 सदस्य प्लस विशेषज्ञ मुस्लिम है, जो इस्लाम का विशेषज्ञ है वो कौन होंगे, सभी मुस्लिम होंगे। और राज्य बोर्ड जो वक्फ बोर्ड था उसमें कहा गया कि राज्य वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं हैं। राज्य वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं होंगी, 2 मुस्लिम महिलाओं की क्या की गई, अनिवार्यता की गई, अनिवार्यता की गई।
इसके बाद इस पर एक प्रावधान किया गया कि जो वक्फ की संपत्ति होगी, वक्फ की संपत्ति होगी संपत्ति होगी उसको ना तो बेच सकते हैं, ना तो विक्रय होगा, ना तो आप विक्रय कर सकते हैं यानी ना तो बेच सकते हैं और ना ही उसे उपहार में दे सकते हैं। विक्रय या उपहार पर क्या कर दिया उन्होंने? प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने वक्फ की जो संपत्ति थी उसके विक्रय व उपहार पर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। और उन्होंने कहा कि जो हमारी बेहतर उपभोग के लिए वक्फ की जो संपत्ति है, बेहतर उपयोग के लिए वक्फ की संपत्ति वक्फ की संपत्ति की पट्टावधि को बढ़ाया गया। पट्टावधि को बढ़ाया गया। पट्टावधि को बढ़ाया गया मतलब पहले यह 3 वर्ष हुआ करती थी, जिसकी अब क्या कर दी गई? 30 वर्ष। ये 2013 में प्रावधान किया गया कि एक बेहतर उपयोग के लिए जो वक्फ की संपत्ति है उसकी हम पट्टावधि को बढ़ाया और उन्होंने कहा कि जो पहले 3 वर्ष होती थी अब वह कितनी होगी? 30 वर्ष होगी। और उसी 2013 के अधिनियम में एक बात कही गई कि वक्फ बोर्ड को पावर दिया गया कि किसी भी संपत्ति को किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने के लिए एक व्यापक अधिकार दे देगी। किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति यानी किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति कहने का हक दे दिया। किसी भी संपत्ति को, कोई भी संपत्ति हो, वो वक्फ की संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने के लिए क्या कर दिया उन्होंने? एक व्यापक अधिकार दे दिया। और व्यापक अधिकार दिए और यहीं से विवाद आया और यहीं से विवाद चालू होता है, जिसकी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो इस तरह से हमने 2013 तक देखा और इसके बाद अब हमारा वही 2013 के बाद अब संशोधन आया और उस संशोधन का हम नाम क्या देते हैं? 2025 में वक्फ संशोधन विधेयक। इसकी शुरुआत जो है वो हमारी अगस्त में चालू हो गई, यानी कि इस पर जो है 2025 में अभी तो इस पर जो 27 फरवरी 2025 को तो सहमति मंजूरी मिली, जिसे हमें अभी क्या मिला? अभी जो संसद में पारित हुआ। हम कह रहे हैं कि यह अगस्त 2024 में जो 1995 में प्रावधान थे उन्हीं को संशोधन के लिए की बात की और इस 1995 यानी 1995 के इस संशोधन में या इस संशोधित वक्फ अधिनियम में कहा इनसे लगभग या 40 भी कह देते हैं, लगभग 40 या तो 44 संशोधन की बात कही गई कि जो 1995 का अधिनियम था उसमें इन्होंने कहा कि ऐसे 44 संशोधनों की बात की कि 44 जो है अमेंडमेंट करने, लेकिन 44 में से सिर्फ 14
को मंजूरी मिली। यानी कि 44 संशोधन करना था, लेकिन हुए कितने? सिर्फ 14 पर ही संशोधन प्रस्तुत किया गया या प्रस्तावित 14 ही हुए या उनको मंजूरी मिली। ये जब हमारे अगस्त 2024 लोकसभा में लाया गया। कहाँ लाया था? लोकसभा में लाया गया। और इस समय जगदम्बा प्रसाद की अध्यक्षता में सदन में पेश किया गया। ये जगदम्बा प्रसाद बीजेपी सांसद हैं और इन्हीं जगदम्बा प्रसाद की अध्यक्षता में जो सदन में लोकसभा में अगस्त 2024 को पेश किया गया, जिसे 27 फरवरी 2025 को इन 14 संशोधनों पर क्या मिली? मंजूरी मिली। लेकिन अब हम मंजूरी मिल गई, लेकिन अब हम देखने वाले हैं कि ये जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति थी वो क्या है, यानी वक्फ बोर्ड की संपत्ति कितनी है। लेकिन आपने क्या उनसे पहले आपने 3 चीजें देखी कि नहीं देखी? एक आपने देखा केंद्रीय वक्फ परिषद, आपने एक देखा राज्य वक्फ बोर्ड, और आपने एक देखा वक्फ न्यायाधिकरण। ये सारी चीजें देखी। हाँ, ये सारी चीजें हमने देखी। लेकिन जो 2013 में हमने बताया कि किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने के लिए एक व्यापक अधिकार मिला और वहीं से क्या हुआ? डिस्प्यूट हुआ, तो उसकी भी हम बात करेंगे। तो अब हम आते हैं कि वक्फ संपत्ति क्या है। हम वक्फ संपत्ति की बात करते हैं। अगर हम वक्फ संपत्ति की बात करते हैं तो यह चल भी हो सकती है या अचल भी हो सकती है, यानी किसी भी व्यक्ति के द्वारा दी गई धर्म कार्य क्षेत्र के लिए संपत्ति को हम वक्फ की संपत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्फ संपत्ति कहते हैं। तो ये चल व अचल संपत्ति है, हो सकती है। चल व अचल संपत्ति हो सकती है। और ये जो हमारी संपत्ति है वो गैर हस्तांतरणीय है। गैर हस्तांतरणीय मतलब ना तो इसे बेचा जा सकता है और ना तो किसी इसे उपहार में दिया जा सकता है। यानी क्योंकि इसका जो स्वामी है, क्योंकि इस वक्फ संपत्ति का जो स्वामी है वो ईश्वर है। क्योंकि ईश्वर है, इसका संपत्ति का मालिक ईश्वर है, इसलिए इसका गैर हस्तांतरीकरण नहीं हो सकता। गैर हस्तांतरीकरण इसे बोला जाता है, यानी किसी को आप ना तो बेच या ना तो उपहार में दे सकते। इसके बाद जो अगला पॉइंट है कि इस संपत्ति से जो हमारी आय अर्जित होगी, ये वक्फ संपत्ति है जिससे हमारी क्या होगी? आय अर्जित होगी। उस आय का हम जो है पर्सनल उपयोग के लिए नहीं करेंगे, पर्सनल हितों के लिए नहीं करेंगे, हम करेंगे सार्वजनिक हित के लिए। यानी जो आय आएगी उसका उपयोग हमारा सार्वजनिक हितों के रूप में होगा। सार्वजनिक हित मतलब जैसे मदरसों के लिए होगा, और क्या होगा? जैसे कब्रिस्तान, मस्जिद, यानी कि जहाँ सार्वजनिक लोगों का हित जुड़ा हो वहीं पर इसकी आय या इस संपत्ति को यूज किया जाएगा।
यानी इसे हम खुद अपने पर्सनल उपयोग के लिए नहीं करेंगे। इसके बाद इसमें कहा गया कि जो दस्तावेजीकरण है, दस्तावेजीकरण दस्तावेजीकरण के पहले, दस्तावेजीकरण की शुरुआत से पहले जो संपत्ति जो जो संपत्ति किसकी थी, वक्फ की थी, वो संपत्ति वक्फ की होगी। यानी दस्तावेजीकरण शुरू होने से पहले, जब यानी कि वक्फ तो तब से चल रहा है जब दस्तावेजीकरण नहीं स्टार्ट हुआ था। तो दस्तावेजीकरण से शुरू होने से पहले जो संपत्ति वक्फ के अंदर आती थी, वो संपत्ति जो संपत्ति वक्फ के अंदर आती थी या जिस पर वक्फ क्या किए था, कब्जा किए था, वो संपत्ति किसकी होगी, वो वक्फ की होगी, वक्फ की संपत्ति होगी। यानी कहने का मतलब कि जब दस्तावेजीकरण शुरू नहीं हुआ था, उसके पहले भी वक्फ की संपत्तियां थी। तो जब दस्तावेजीकरण शुरू हुआ तो ये कहा गया कि जब दस्तावेजीकरण नहीं है तब भी हमारी वक्फ की संपत्तियां थी, और वो जो है हमारे आज वैध रूप से तो जरूर नहीं है, लेकिन वो तो हमें ही मिली थी, उनका हम निर्वहन करते थे या उनका उपयोग करते थे। तो वही कहा गया कि दस्तावेजीकरण शुरू होने से पहले जो संपत्ति किसके पास थी, वक्फ की थी, वो हमारी संपत्ति वक्फ की ही होगी। ऐसा जो है वक्फ संपत्ति में हमने देखा। और अगर पूरे वक्फ संपत्ति की बात करते हैं, क्या करते हैं, वक्फ संपत्ति की बात करते हैं, तो मैं अगर भूमि क्षेत्र की बात करता हूं, तो देश में तो देश में 8.72 लाख, जिसे हम लगभग 9 लाख एकड़ की संपत्ति बताते हैं, जिसकी वैल्यू या अनुमानित जिसकी अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ है। मैं वक्फ संपत्ति की बात कर रहा हूं जो देश में यानी हमारे भारत देश में 8.72 लाख एकड़ में फैली हुई है, जिसे हम लगभग 9 लाख एकड़ की बात करते हैं, जिसकी अनुमानित कीमत की बात करें तो 1.2 लाख करोड़ रुपए है। लेकिन अगर मैं इसी की बात करूं, अगर हम संपत्ति की बात करें, तो हमारे देश में पहले नंबर पर रेलवे आता है। कौन आता है, रेलवे आता है। दूसरे नंबर पर हमारा कौन आता है, रक्षा मंत्रालय आता है। और अगर देश में तीसरे नंबर पर कोई आता है तो वो हमारा वक्फ बोर्ड आता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति कितनी है। वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति है जो भारत का थर्ड यानी कि दूसरा सबसे बड़ा क्या है, संपत्तिदार आदमी। कौन, वक्फ बोर्ड। पहले नंबर पर रेलवे, दूसरे में रक्षा मंत्रालय, तीसरे पर हमारे भारत में वक्फ बोर्ड आता है। तो ये हमने किसकी बात की, हमने संपत्ति की बात करी। अब हम जानते हैं कि वक्फ बोर्ड क्या है। वक्फ बोर्ड, तो वक्फ बोर्ड की बात करें तो ये एक क्या है, कानूनी इकाई है। एक कानूनी इकाई है, कानूनी इकाई है। वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ बोर्ड एक कानूनी इकाई है जिसके सदस्यों को वक्फ बोर्ड एक कानूनी इकाई है जिसके सदस्यों को वो अपनी संपत्ति के रखरखाव के लिए क्या करता है, अधिकार देता है। और बोर्ड एक संपत्ति के लिए, बोर्ड हमारा प्रत्येक
संपत्ति के लिए बोर्ड प्रत्येक संपत्ति के लिए एक संरक्षक नियुक्त करता है, एक संरक्षक नियुक्त करता है। यानी कि हमारा बोर्ड प्रत्येक संपत्ति के लिए एक संरक्षक नियुक्त करता है। और इसी तरह अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो 1954 में क्या बना, बोर्ड बना। कौन सा बोर्ड, राज्य बोर्ड बना। 1954 में, अभी हमने पीछे बताया कि 1954 में यानी कि राज्यों में क्या बना, वक्फ वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई। और उन्हीं स्थापनाओं यानी कि राज्य वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने के लिए, उनकी देख रेख करने के लिए, उनको सलाह देने के लिए 1964 में एक संशोधन किया गया और उसके तहत केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की गई। तो वही बात कह रहा है कि बोर्ड प्रत्येक संपत्तियों को एक संरक्षक। हमारे, अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में से हमारे 30 ऐसे राज्य या केंद्र शासित दोनों मिला के 30 राज्य या केंद्र शासित दोनों को मिला करके इतने क्षेत्रों पर लगभग 30 कह देते हैं, नहीं तो 32 हमारे क्या है, वक्फ बोर्ड है। क्या है, वक्फ बोर्ड। कितने हैं हमारे, 32 वक्फ बोर्ड है पूरे भारत के अंदर, जिनमें से 30 राज्य या केंद्र शासित क्षेत्रों में फैले। इसके बाद की और बात करें तो वक्फ बोर्ड में हमने क्या देखा, वही विवाद। विवाद क्यों हुआ, क्योंकि जब 1995 में ये कहा गया कि जो हमारी 1995 में एक, हमने अभी पीछे बताया है कि एक क्या कर दिए, उसने 54 को खत्म ही कर दिया और एक क्या कर लाया, एक नया अधिनियम लाया। उस अधिनियम और 2013 में उसने किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति के लिए क्या कर दिया, एक विशेष अधिकार दिया या व्यापक अधिकार दिया। इससे डिस्प्यूट हो गया और जो 2013, इन 2013 और 1995 को लेकर के डिस्प्यूट हुआ। इन दोनों में प्रावधान, एक नया अधिनियम लाया गया और यहाँ पर विशेष शक्ति दे दी गई। और उससे पहले हमने ये भी देख लिया यहाँ पर कि जो हमारा न्यायालय 1995 न्यायालय बना और जो न्यायाधिकरण बना, और वो न्यायाधिकरण ऐसे बना कि अगर उस पर कोई भी संपत्ति का हम दावा करते हैं तो वो फिर कहीं वाद्य योग्य नहीं है। इस प्रकार से 2013 का ये भी बहुत व्यापक जो अधिकार था वो भी बहुत डिस्प्यूट में आया। तो दो इसमें जो बोर्ड था उसमें डिस्प्यूट सिर्फ यही पर था कि 2013 में ये कहा जा रहा है, पहले तो 1995 में एक नया अधिनियम लाया जा रहा है, 54 को खत्म किया जा रहा है। दूसरा 2013 में यह कह दिया जा रहा है कि अगर किसी भी संपत्ति, क्या कह रहा है, किसी भी संपत्ति का वक्फ बोर्ड की संपत्ति के लिए क्या कर दिया गया, वक्फ की संपत्ति होगी, ऐसा उन्होंने एक व्यापक अधिकार दे दिया। और व्यापक अधिकार देने के बाद 1995 में ये भी पहले प्रावधान कर दिया गया कि जो वहां का वक्फ न्यायाधिकरण होगा उसका ही अंतिम फैसला होगा और वो कहीं भी वाद्य योग्य नहीं होगा, किसी भी सिविल में न्यायालय में नहीं हो सकता। सिविल न्यायालयों में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या जिला न्यायालयों में आप उसे चैलेंज ही नहीं कर सकते थे, चुनौती ही नहीं दे सकते थे। यानी कि वक्फ न्यायाधिकरण का ही अंतिम फैसला हो गया, ये यहाँ पर विवादित हो गया। और इसी विवाद को बदलने को हम प्रस्तावित किए 2025 का जो हमारा वक्फ संशोधन विधेयक है। तो अब हम देखेंगे कि जो पहले हमने अभी तक देख लिए प्रस्ताव किस पर क्या था, तो उन्हीं प्रस्तावों को क्या चेंजेस लाए हैं, यानी प्रस्ताव में उन्होंने क्या परिवर्तन लाए हैं, उसी को हम देखते हैं। तो हम क्या देखें कि जो प्रस्ताव थे, प्रस्तावित बदलाव देखने वाले हैं या परिवर्तन कह सकते हैं, प्रस्तावित परिवर्तन या बदलाव। क्या बदला, क्यों इतना जो है क्या है, हाईलाइट है, क्या माजरा है ये सब चीजों में, तो वही देखें प्रस्तावित परिवर्तन या बदलाव। तो हम पहले करते हैं कि वक्फ का निर्माण, वक्फ का निर्माण।
यानी कि हम वक्फ का निर्माण कैसे कर सकते हैं, तो ये कहा गया, एक शर्त रखी गई कि अगर कोई व्यक्ति पिछले 5 वर्षों से 5 वर्षों से अगर वह इस्लाम को क्या करता है, फॉलो करता है, इस्लाम को मान रहा है, 5 वर्षों से वह इस्लाम को मान रहा है, तो वह वक्फ का निर्माण कर सकता है। वक्फ का निर्माण मतलब कि वो अपनी संपत्ति क्या कर सकता है, वक्फ को दान दे सकता है। लेकिन वह जो है 5 वर्षों से लगातार, जो पिछले 5 वर्षों से इस्लाम को क्या करता हो, मानता हो। और जो हमारा वक्फ को दान देने वाली बात की गई, कि मान लीजिए जो वक्फ देने की बात कही गई, कि वक्फ जो है दान देने की बात कही गई, तो उसके लिए वो स्वामी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम वक्फ दे रहे हैं, लेकिन उस संपत्ति का स्वामी भी तो होना चाहिए, तो उस संपत्ति का उसे स्वामी भी होना चाहिए, वो संपत्ति चाहे चल हो या अचल। ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए हैं और किसी की संपत्ति थी, उस पर आप पहले दावा किए थे कि हमारी है ये, और जाकर के उसे कहाँ डाल दिए, वक्फ में डाल दिए। तो वक्फ ऐसे नहीं बना जा सकता। अगर उसका वो स्वामित्व तो नहीं प्राप्त करता है, तो वो वक्फ के अंदर जमीन नहीं जाएगी या संपत्ति नहीं जाएगी। तो वक्फ में संपत्ति देने से पहले उसे उस संपत्ति का क्या होना चाहिए, स्वामी होना चाहिए, वो चाहे चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति। और इसमें एक और शब्द आया, वक्फ बाय यूजर। तो वक्फ बाय यूजर क्या है, वक्फ वक्फ बाय यूजर, वक्फ बाय यूजर का मतलब है कि अधिकार, सॉरी, उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर का मतलब, मान लीजिए आप किसी संपत्ति का उपयोग कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से आप किसी संपत्ति का उपयोग करते चले आ रहे हैं, लेकिन उस संपत्ति पर आपका कोई वैध अधिकार नहीं। क्या जो वक्फ बाय यूजर्स है, उसका मतलब क्या है, उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर मतलब आप किसी संपत्ति का लगातार जो है उपयोग करते आ रहे हैं, लेकिन वो आपका वैध अधिकार नहीं है। क्या वैध अधिकार नहीं है, तो कहा गया कि बाय जो वक्फ बाय यूजर्स को क्या किया गया, हटा दिया गया, हटाया गया, इसे क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, कि वो फिर हमारी वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। इसके बाद इसमें और प्रावधान किया गया, इसमें कहा गया अलाल औलाद, एक यूज किया गया शब्द अलाल औलाद। अलाल औलाद यानी उत्तराधिकार के मामले में क्या होता था, कि अगर किसी भी व्यक्ति का पुरुष, या जिसके पास मान लीजिए संतान ही नहीं प्राप्ति हुई, वो चाहे मेल या फीमेल किसी की बात हो, संतान ही प्राप्ति नहीं हुई, तो वो दे सकता है, वो में अपनी जमीन को दे सकता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर उसकी बात क्या होता था, कि जो हमारी वक्फ में जाने से पहले की मैं अगर बात करूं, कि किसी व्यक्ति के पास जमीन है और किसी व्यक्ति के पास कोई संपत्ति है, और उस संपत्ति का जो मालिक क्या मानते थे, कि अगर किसी मान लीजिए बच्ची है, लड़की है, महिला है, लेकिन पुरुष नहीं है, जो उसका उत्तराधिकार, उत्तराधिकार कौन है, महिला है लेकिन पुरुष नहीं है, तो क्या होता था, कि पुरुष न होने की वजह से, यानी उसके उत्तराधिकार उसका पुरुष लड़का नहीं होने की वजह से क्या होता था, उसका क्या, वो कहाँ चली जाती थी, तो उसे वो लोग क्या करते थे, वक्फ में दे देते थे, यानी दान दे देते थे, वक्फ में संपत्ति में वो शामिल कर ली जाती थी। लेकिन इसको खारिज किया गया है और कहा गया है कि जो उत्तराधिकार के मामले में जो महिलाएं हैं, उनको वंचित नहीं किया जाएगा, वंचित नहीं किया जाएगा।
वो बराबर की हिस्सेदारी हो, लड़का हो या लड़की हो, सभी को बराबर का अधिकार है, संपत्ति का सभी को बराबर का अधिकार है। तो इनको भी कहा कि महिलाओं को वंचित नहीं किया जाएगा, अगर उसकी इच्छा है अलग बात है, वो नहीं लेना चाहती अलग बात है, लेकिन उत्तराधिकार उसको भी मिलने का अधिकार है, जितना लड़के को है उतना लड़की को। तो इसकी बात कही, तो समझ में आया। आला औलाद उत्तराधिकार समाप्त होने पर वक्फ को दे दी जाती थी जमीन, यानी किसको, लड़का नहीं हुआ तो। इसके बाद अगर हम सर्वेक्षण की बात करें तो ये हो गया हमारा बदलाव। क्या क्या बदलाव देखे आपने। इस बदलाव के बाद हम देखते हैं सर्वेक्षण की बात करते हैं। सर्वेक्षण, अगर मैं सर्वेक्षण की बात करूं तो यहाँ पर एक क्या होता था, आयुक्त होता था। यानी कि जो संपत्ति होती थी, जो हमारी वक्फ की संपत्ति होती थी, उसका सर्वेक्षण कौन करता था, एक आयुक्त करता था, जो कौन होता था, मुस्लिम होता था, मुस्लिम समुदाय से था, यानी आयुक्त हुआ करता था। उसी को उन्होंने चेंज कर दिया है। सर्वेक्षण में उन्होंने क्या बदलाव लाया है, ये भी बदलाव ही है, बदलाव में ही। तो सर्वेक्षण में आयुक्त जो हुआ करता था, क्या आयुक्त था, वो आयुक्त को उन्होंने कहा कि अब ये आयुक्त नहीं होगा, सर्वेक्षण नहीं करेगा, अब सर्वेक्षण कौन करेगा, तो जिला न्यायाधीश करेगा। जिला न्यायाधीश करेगा। जो आयुक्त एक मुस्लिम हुआ करता था, जो सभी चीजों की संपत्ति का सर्वेक्षण करता था, अब वो उसका सर्वेक्षण कौन करेगा, अब वो जिला, सॉरी, जिला कलेक्टर है, न्यायाधीश नहीं है, जिला कलेक्टर, यानी जिसको आप डीएम बोलते हैं। अब सर्वेक्षण कौन करेगा, अभी तक आयुक्त यह चुनता था कि कौन सी संपत्ति सरकारी है, कौन सी आयुक्त की है, वो सॉरी वक्फ की है। लेकिन अब कहा गया कि देखो भाई साहब, अब आयुक्त नहीं तय करेगा कि कौन सरकारी जमीन है और कौन वक्फ की है, अब वो तय करेगा जिला कलेक्टर, यानी डीएम तय करेगा कि कौन सी जमीन वक्फ की है और कौन सी सरकारी है। अगर सरकारी जमीन और वक्फ जमीन, जो वक्फ की संपत्ति है, उन दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट करेगा और वह राज्य सरकार को क्या देगा, वह राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। अगर कहीं डिस्प्यूट होता है कि यह संपत्ति किसकी है, अगर कोई वक्फ बोर्ड ये दावा करता है कि यह संपत्ति वक्फ बोर्ड की है, लेकिन उस पर डिस्प्यूट आता है, तो इस स्थिति में जो काम आयुक्त कर रहा था, अब वही काम जिला कलेक्टर करेगा और वह डिसाइड करेगा कि यह सरकार की संपत्ति है, सरकारी संपत्ति है, या फिर वक्फ बोर्ड की, और वो अपना क्या करेगा, रिपोर्ट सौंपेगा किसको, राज्य सरकार। लेकिन जो हमारी संसदीय समिति है, कौन सी, संयुक्त, जो संयुक्त संसदीय समिति है, संयुक्त संसदीय समिति, उसने प्रस्ताव किया कि ये जो जिला कलेक्टर है, इस जिला कलेक्टर की जगह और एक बड़े सार्वजनिक अधिकारी की बात कही, कि इसकी जगह पर कोई और जो है ना, बड़े पद का जो है सार्वजनिक अधिकारी होना चाहिए, किस पर, जिला कलेक्टर की जगह। तो सर्वेक्षण में आयुक्त और जिला कलेक्टर, यानी कि ये पहले आयुक्त था, अब कौन, जिला कलेक्टर, यानी कि संपत्ति का स्वामित्व किसका होगा, सरकार का होगा, या तो किसका होगा, वक्फ का होगा, ये कौन तय करेगा, अब ये हमारा जिला कलेक्टर तय करेगा। अब इसके बगैर अगर मैं देखता हूँ, तीन चीजें मैंने देखा, कहा था, एक था केंद्रीय, तो यहाँ तक तो ठीक था जो था, लेकिन अब कहाँ प्रॉब्लम होती है, या कहीं से ज्यादा और डिस्प्यूट आता है, यहीं से आता है। देखिए, एक मैंने देखा केंद्रीय वक्फ बोर्ड, सॉरी परिषद, परिषद, इसमें कहा गया कि इसमें अब गैर मुस्लिम भी रहेंगे।
अभी तक सब मुस्लिमों का खेल था, मुस्लिम ही थे, लेकिन केंद्रीय वक्फ जो वक्फ बोर्ड परिषद था, उस परिषद में अब जो है, पहले था क्या था वो तो हमने बताया, लेकिन अब जो है वो कहा इस पर अब गैर मुस्लिम भी अनिवार्य है, गैर मुस्लिमों को की अनिवार्यता बताई। और उन्होंने कहा ये जो परिषद है वो 22 सदस्यीय होगी। कैसी होगी? 22 सदस्यीय, यानी इस पर 22 सदस्य होंगे केंद्रीय वक्फ परिषद के अंतर्गत, जिनमें से मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, जरूरी नहीं कि इतने ही होंगे, लेकिन मैक्सिमम 12 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। यानी 12 से अधिक नहीं हो सके। उन्होंने कहा केंद्रीय वक्फ परिषद गैर मुस्लिम अनिवार्य कर दिया, और ये भी कहा कि जो हमारी 22 सदस्यीय केंद्रीय परिषद होगी, केंद्रीय वक्फ परिषद होगी, उस पर मैक्सिमम 12 गैर मुस्लिम भी होंगे। मैक्सिमम की बात यहाँ पर रखी उन्होंने, मिनिमम कम भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा अनिवार्यता है तो मतलब रहेंगे, एक भी रहे चाहे दो भी रहे चार भी रहे रहेगा, लेकिन लेकिन उन्होंने कहा मैक्सिमम 12 रह सकता है। अब समझ रहे हो ना, 12 और 22, बहुमत से ऊपर सदस्य कौन? गैर मुस्लिम। यहां से डिस्प्यूट हुआ। वहीं पर अगर मैं राज्य वक्फ बोर्ड की बात करूं, वक्फ बोर्ड की बात करूं, तो राज्य वक्फ बोर्ड में क्या कहा गया कि इसमें जो दो, कम से कम मिनिमम मिनिमम 2 गैर मुस्लिम सदस्य, 2 गैर मुस्लिम सदस्य, मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं, अभी मैक्सिमम नहीं आया। मैंने कहा कि मिनिमम जो है यहाँ पर 2 गैर सदस्य होंगे, और ये जो गैर सदस्य दो मिनिमम की बात कर रहे हैं, इन पर एक व्यक्ति कौन हो सकता है? सीईओ बन सकता है, सीईओ बन सकता है। तो राज्य वक्फ बोर्ड का सीईओ बना दिया जाएगा। किसको? गैर मुस्लिम को बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि बनेगा ही, लेकिन बनाया जा सकता है। और इन्होंने बताया कि यह जो है कि 11 सदस्य होगी, यह जो बोर्ड होगा कैसा होगा? 11 सदस्य का होगा, जिनमें से मैक्सिमम मैक्सिमम 7 गैर मुस्लिम हो सकते हैं, 7 गैर मुस्लिम हो सकते हैं, और बाकी क्या होंगे? मुस्लिम होंगे। और उनमें से 2 मुस्लिम महिलाएं, 2 मुस्लिम महिलाएं, ये अनिवार्य है भाई। अगर मैं ये मान लूं कि चलिए 11 में से 7 अगर गैर मुस्लिम हो गए, तो बचे कितने? 4। उन 4 में से 2 महिलाएं ही आएंगी, मुस्लिम महिलाएं आएंगी, ये अनिवार्य हो गया। और जो 2 बचे वो हमारे पुरुष होंगे। कौन? मुस्लिम पुरुष। तो समझ रहे हो, 11 सदस्य में से मैक्सिमम 7 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं, और बचे में से 2 हमारी गैर जो मुस्लिम महिलाएं होंगी, जो अनिवार्य रूप से होंगी। तो ये हमारे राज्य वक्फ वक्फ बोर्ड में हुआ, और वो केंद्रीय परिषद, केंद्रीय वक्फ परिषद की बात की। अब इसके बाद आया न्यायालय की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? न्यायाधिकरण की। वक्फ न्यायाधिकरण। वक्फ न्यायाधिकरण क्या है? वक्फ न्यायाधिकरण। वक्फ न्यायाधिकरण में जो मुस्लिम विशेषज्ञ था, जो मुस्लिम विशेषज्ञ कानून था, कानून जो विशेषज्ञ था, कानून का मुस्लिम कानून विशेषज्ञ था, कौन था? वक्फ अधिकार जो न्यायाधिकार था, न्यायाधिकरण था, उसका कौन था? जो मुस्लिम कानून विशेषज्ञ था,
विशेषज्ञ था जिसका 1995 में ये प्रावधान कर दिया गया कि अंतिम फैसला यही करेगा, इसके बाद कहीं वो चुनौतीपूर्ण नहीं होगा। उसी को क्या कर दिए, ये हटा दिए, कहा कि इसको खत्म करो और इसकी जगह पर हमारा क्या आएगा, जो जिला न्यायाधीश है। अब इस पर कौन, जो हमारा वक्फ न्यायाधिकरण कौन देखेगा, तो जिला न्यायाधीश देगा, जिला न्यायाधीश देखेगा पहला सदस्य, और इसके साथ दूसरा सदस्य हो सकता है राज्य सरकार का, राज्य सरकार का ज्वाइंट सेक्रेटरी, यानी संयुक्त सचिव। समझ में आया? यानी वक्फ न्यायाधिकार में जो मुस्लिम कानून विशेषज्ञ थे उनको खारिज कर दिया, खत्म कर दिया, उसको हटा दिया और कहा कि उसकी जगह पर जो उनकी जगह लेगा वो जिला न्यायाधीश होंगे और जो दूसरे सदस्य होंगे वो राज्य सरकार के संयुक्त सचिव हो सकते हैं। लेकिन पहले क्या था, पहले ये जो था ये चुनौती, इसे चुनौती नहीं दे सकते थे। क्या? चुनौती नहीं दे सकते थे। लेकिन अब क्या कहा गया कि इसका, अब जो कहा गया चुनौती नहीं थी लेकिन अब चुनौती दे सकते हैं, पहले नहीं थी लेकिन अब चुनौती दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि इनका जो फैसला होगा, जो अब वक्फ न्यायाधिकरण का फैसला होगा वो अंतिम नहीं होगा, अंतिम नहीं होगा। अगर किसी भी व्यक्ति को इससे प्रॉब्लम है कि जो हमारा वक्फ न्यायाधिकरण का जो फैसला आया है उससे वो अगर असहमत है तो वो 90 दिनों के अंदर, 90 दिन के अंदर डायरेक्ट हाई कोर्ट में चुनौती पेश कर सकता है। किसमें? हाई कोर्ट में। जो अभी तक वक्फ न्यायाधिकरण के अंदर एक कठोर था, कठोर तब कि अगर मुस्लिम कानून विशेषज्ञ जो थे, जो मुस्लिम व्यक्तित्व वहां थे, उनका फैसला ही अंतिम होता था, फिर वो किसी चैलेंज भी नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब ऐसा किया गया कि जो अभी भी इससे खुश नहीं होगा उसे हम हाई कोर्ट में भी देते हैं कि वो हाई कोर्ट जाकर के अपनी बात को रख सकेगा। कितने दिनों के अंदर? 90 दिनों के। तो इस प्रकार से उन्होंने वक्फ बोर्ड को हमने आज देखा। तो हमने, यानी जो हमारा वक्फ बोर्ड है वह विवाद के घेरे में क्यों आया, क्योंकि जब 1995 में यह प्रावधान किया गया कि जो एक जो है हमारा विशेष क्या होगा, वक्फ न्यायाधिकरण होगा और उस वक्फ न्यायाधिकरण में जो वहां का फैसला होगा वो अंतिम होगा। लेकिन जब 2013 में ये कह दिया गया कि किसी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने के लिए उसको एक व्यापक अधिकार दे दिया गया, तो वहीं से हमारा क्या हो गया, विवाद उत्पन्न हुआ और वक्फ बोर्ड के अधिनियम की बात उठने लगी। और वही अगस्त 2024 में, अगस्त 2024 में जगदम्बा प्रसाद की अध्यक्षता वाले लोकसभा सदन में जो है ये बिल पे, ये अधिनियम विधेयक पेश किया जाता है और उस पर 44 संशोधन की बात कही जाती है, जिनमें से 27 फरवरी 2025 को 14 संशोधनों पर जो संशोधनों पर क्या मिलता है, मंजूरी मिल जाती है। और उसी 14 संशोधनों में हमने जो बदलाव देखे हैं वो अभी तक देखे। तो आज हमने देखा वक्फ बोर्ड। आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि वक्फ बोर्ड का जो इतिहास था और वक्फ बोर्ड क्यों है। तो वक्फ बोर्ड क्यों है पता चल गया। अब यहाँ बात आता है कि वक्फ बोर्ड कहाँ पर ज्यादा प्रभावित कर रहा है। तो वक्फ बोर्ड, चलो कहाँ प्रभावित कर रहा है, देखो वक्फ न्यायाधिकरण की बात करें तो उतना प्रभावित नहीं कर रहा, ठीक है, यहाँ होना चाहिए था, ऐसा नहीं कि नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर संशोधन जरूरी था क्योंकि कठोर था। लेकिन बहुत सारे जो हमने केंद्रीय में देखा, केंद्रीय वक्फ परिषद में देखा, जो राज्य वक्फ बोर्ड में देखा, तो क्या वहां पर कहीं कहीं हमें लगता है ना कि जो गैर मुस्लिम की अधिकता हो रही है, मुस्लिम की कम प्राथमिकता हो रही है। तो यहाँ पर भी विवाद की जड़ें आई। और बाकी आप सोचिए अब इसमें क्या देखें और कैसे देखें, आप भी देखिए और कमेंट करिए कि हमने क्या देखा। तो आज के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।